देखिए आज की क्लास में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग, जो ग्रुप 2 की कॉस्टिंग के अंदर यूज किया जाता है। ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में हमें सीखना क्या है? देखिए नाम से ही पता चलता है, ट्रांसफर प्राइसिंग में हमें एक ऐसी प्राइस ढूंढनी है जो हमें ये बताएगा कि यदि कोई गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो गुड्स हमें अपने दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना हो तो हमें किस प्राइस पे ट्रांसफर करना चाहिए। सपोज करते हैं कंपनी है एक्स लिमिटेड, इनके दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और दूसरा आपके पास है डिपार्टमेंट बी। दो डिपार्टमेंट हैं, पहला डिपार्टमेंट ए और दूसरा डिपार्टमेंट बी। मान लीजिए जो पहला डिपार्टमेंट है ए, जो गुड्स बनाने का काम ए डिपार्टमेंट को दिया गया है, उन्होंने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस की और उस 10,000 में से मार्केट में 8,000 यूनिट सेल कर दी उन्होंने। पॉइंट ये बनता है कि उन्होंने मार्केट में 8,000 ही क्यों सेल की 10,000 में से? क्योंकि मार्केट में डिमांड कितनी थी? 8,000। अब उनके पास जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है 2,000 यूनिट का, अनसोल्ड क्वांटिटी, वो 2,000 यूनिट डिपार्टमेंट ए क्या करे? मार्केट में इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो सपोज करते हैं 30 रुपये पर यूनिट है, 30 रुपीज़ पर यूनिट है। तो ए ने 10,000 यूनिट बनाकर मार्केट में 8,000 यूनिट बेच दी, बची कितनी उनके पास? 2,000 यूनिट। डिपार्टमेंट जो बी है, उन्हें जो प्रोडक्शन करना है फिनिश गुड्स का, वो 2,000 यूनिट का करना है और उन 2,000 यूनिट बनाने के लिए उसे जो डिपार्टमेंट ए ने प्रोडक्ट बनाया 2,000 यूनिट, उसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बी यदि आपका आउटपुट बनाने का काम करेगा तो उसे भी तो क्या चाहिए? इनपुट चाहिए ना। तो बी यदि 2,000 यूनिट फिनिश गुड्स की बनाना चाहता है तो फिनिश गुड्स की 2,000 यूनिट बनाने के लिए उसे भी क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। और वो इनपुट दो जगह से लिया जा सकता है, या तो मार्केट से या फिर किससे? डिपार्टमेंट ए से। भाई डिपार्टमेंट बी क्या कहता है? मुझे फिनिश गुड्स की 2,000 यूनिट बनानी है और उन 2,000 यूनिट को बनाने के लिए मुझे इनपुट चाहिए, और वो इनपुट मुझे किससे मिल सकता है? या तो ए से या फिर किससे? मार्केट से। तो उसका मतलब है कि ए डिपार्टमेंट को समझ में आ गया कि जो मैंने 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई है उसका यूज कहाँ होने वाला है? इन 2,000 यूनिट को बनाने में। अब इन 2,000 यूनिट को बनाने में मुझे 2,000 यूनिट क्या करनी पड़ेगी? ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब पॉइंट ये आता है कि जो 10,000 यूनिट बनाई है, इसको बनाने की कोई ना कोई कॉस्ट लगी होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ पर यूनिट है। एक यूनिट बनाने का खर्चा डिपार्टमेंट ए ने कितने रुपए लगाए? 20 रुपये लगाए। अब 2,000 यूनिट तो फिनिश गुड्स की है, जिसकी मार्केट में जो सेलिंग प्राइस होगी वो तो बी डिसाइड करेगा। बी ने अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस मान लीजिए 100 रुपये रखी हुई है। कितने रुपए रखी हुई है? 100 रुपये। ये 2,000 यूनिट फिनिश गुड्स मार्केट में कितने का बिक जाएगा? 100 रुपये का बिक जाएगा। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट बी के द्वारा। लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे पहले मुझे 2,000 यूनिट बनाने के लिए मुझे इनपुट भी तो चाहिए। कितना? 2,000। तो आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में पहले डिपार्टमेंट का जो आउटपुट होता है वो दूसरे डिपार्टमेंट का इनपुट होता है। आप अपने इंस्टीट्यूट में देख लो, इंटर जब फाउंडेशन क्लियर किया तो फाउंडेशन का आउटपुट इंटर के लिए क्या बना? इनपुट। जब इंटरमीडिएट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप फाइनल के लिए क्या बन जाओगे? इनपुट बन जाओगे। इंटर का आउटपुट होगा, फाइनल का इनपुट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ए डिपार्टमेंट की 2,000 यूनिट ए डिपार्टमेंट के लिए आउटपुट है, बी डिपार्टमेंट के लिए क्या? इनपुट है। और बी डिपार्टमेंट इन 2,000 यूनिट को बनाने के बाद मार्केट में कितने का बेचेगा? 100 रुपये का बेचेगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो गुड्स ए ने बी को ट्रांसफर किया होगा, इसकी कोई ना कोई तो प्राइस होनी चाहिए। उस प्राइस को हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। अब वो प्राइस कौन सी होगी? वो प्राइस कौन सी होगी? उसमें काफी सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। या तो हो सकता है कि ए ने बी के साथ जो एग्रीमेंट किया हो वो किस पे किया हो? एट कॉस्ट पे किया हो। या हो सकता है कॉस्ट प्लस
30%। वो कहता है जो भी मेरी कॉस्ट आएगी उसका 30% मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। या मान लीजिए जो सेलिंग प्राइस है मार्केट में उससे 10% आपको सस्ता दूंगा मैं। प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्री जो प्राइस पहले से हमने सोच के रखी हुई है उस पर आपको देंगे, ठीक है ना। फटाफट से सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। हो सकता है हम आपको सेलिंग प्राइस पे दें, एट सेलिंग प्राइस। तो ए कहता है मार्केट में मेरा ये गुड 30 रुपये का बिकता था, मैं आपको कितने का दे दूंगा, 30 का। मैं आपको 20 का भी दे सकता हूँ यदि मेरा एग्रीमेंट आपका 20 रुपये का होगा। मैं आपको 20 रुपये प्लस 30%, तो 20 रुपये का 30% 6 रुपये, आपको कितने का दूंगा, 26 का। जो सेलिंग प्राइस चल रही है मार्केट में 30 रुपये, उसमें से 10% कम कर दूंगा, मतलब 27 का दे दूंगा मैं आपको। या फिर आपसे मेरा एग्रीमेंट हो गया कितने रुपए में, कि जितना भी सामान मैं आपको बना के दूंगा, मार्केट में कोई भी प्राइस चल रही है, मेरी कोई भी कॉस्ट आएगी, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको कितने में दूंगा, 24 में दूंगा। तो ट्रांसफर प्राइस वो प्राइस होती है जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से चार्ज करता है गुड्स को ट्रांसफर करने के बदले में। क्योंकि पहला डिपार्टमेंट कॉस्ट इनकर कर रहा है तो वो अपनी कॉस्ट उस पर्सन से चार्ज करेगा जिसको उसने सामान दिया। मार्केट में सेल किया तो कस्टमर से लेगा, और यदि अपने दूसरे डिपार्टमेंट को दिया उसने तो वो पैसे किससे मांगेगा, अपने दूसरे डिपार्टमेंट से मांगेगा। तो ए का बर्डन या तो कस्टमर बियर करेगा या फिर डिपार्टमेंट बी बियर करेगा। ए कहता भाई मेरा खर्चा कस्टमर कब बियर करेगा, जब मैं सामान किसको बेचूंगा, कस्टमर को। तो 8000 यूनिट बनाने की कॉस्ट वो किससे चार्ज करेगा, कस्टमर से, और 2000 यूनिट उसने बनाकर बेची है बी को या ट्रांसफर की है। एक फर्क होता है यहाँ पे, प्राइस के लिए हम सेलिंग प्राइस भी वर्ड यूज कर सकते हैं और प्राइस में हम यूज क्या करते हैं, ट्रांसफर प्राइस। सेलिंग प्राइस कब यूज होता है, जब ए ने गुड्स किसको दिए, कस्टमर को। और ट्रांसफर प्राइस वर्ड यूज कब होता है, जब ए अपना ट्रांसफर गुड्स किसको कर रहा है, डिपार्टमेंट बी को। तो जब डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में सामान जाता है तो ट्रांसफर प्राइस वर्ड यूज होता है, और जब डिपार्टमेंट से कस्टमर के पास जाता है सामान तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलिंग प्राइस। तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए। यानी कोई भी प्राइस आपकी ट्रांसफर प्राइस हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट ए और बी किस प्राइस पे अग्री होते हैं। मतलब दोनों का डिसीजन सेम होना चाहिए ना। अब मैं कुछ भी पैसे मांगता रहूँ और आप देने से मना कर दो तो फिर डिसीजन नहीं हो पाएगा ना। मान लो मैं मकान बेचना चाहता हूँ, आप मकान खरीदना चाहते हो, तो हम दोनों के बीच में एक समझौता होगा, एक प्राइस क्या होगी, फिक्स होगी। कल को मकान मैं चाहता हूँ 10 लाख रुपये आप मुझे दे दें, आप कहते हैं मैं उसके 8 लाख दूंगा, तो बीच में जो कौन होगा मीडिएटर, वो क्या कहेगा, कुछ प्राइस आप बढ़ाओ, कुछ प्राइस दूसरे वाले से क्या कहेगा, आप घटाओ।
मुझसे कहेगा 10 के 9 कर लो और सामने वाले को क्या कहेगा 8 के आप 9 कर लो, तो 9 में हमने क्या कर दिया, डन कर दिया, ठीक है ना। तो अग्रीड प्राइस हो गई। अग्रीड प्राइस का मतलब जो प्राइस पहले से आपने डिसाइड कर रखी है। हमने कभी जो मार्केट में हमारा गुड 30 का बिक रहा है, हम भी आपको कितने का देंगे, 30 का। ऐसा क्यों बोला ये ने, क्योंकि उसको लगता है मार्केट में सारा का सारा 10,000 बिक सकता है। तो जब सारा का सारा मार्केट में 10,000 बिक सकता है, तो मैं मार्केट में 30 रुपये रेट चल रहा है, तो मैं आपको सस्ते में क्यों दूँ, अपना नुकसान क्यों करूँ। रिश्तेदारी अलग है, बिजनेस अलग है, बिजनेस में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। हाँ, जब ए का मार्केट में पूरा नहीं बिक पाता, तब ए कहता कोई बात नहीं यार, मैं थोड़ा सा प्राइस क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। अब बी को पता चल गया ए की सारी हेकड़ी निकल गई, हेकड़ी का मतलब अकड़ निकल गई, तब तो मना कर रहा था कि 30 से कम नहीं दूंगा। अब वो क्या कहता है जी मैं 20 में भी दे सकता हूँ, 26 में भी दे सकता हूँ, 27 में भी दे सकता हूँ, 24 में भी दे सकता हूँ। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बी को पता चल गया मार्केट में ए का 2000 यूनिट बिक ही नहीं रहा। और जब बिकेगा नहीं तो मजबूरन ए क्या कहता है यार, जो भी पैसे मिल जाए, कॉस्ट भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जो पैसा लगा वो ही वापस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक नोट कर लिया था सबने। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इस एग्जांपल में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ए सेल्स 40% ऑफ इट्स आउटपुट इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब समझ में आया, कस्टमर को बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं, कस्टमर को। तो जहां पे ओपन मार्केट का वर्ड आता है नाम, मतलब कि हम कस्टमर को गुड्स सेल कर रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है कि कस्टमर को गुड्स कितना सेल कर रहे हैं, 40%। तो यदि 40% गुड्स हमने कस्टमर को बेचा है, तो बाकी का रेस्ट का मतलब क्या हुआ, 60% किसको दे रहे हैं, डिपार्टमेंट बी को। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो गुड्स हम बना रहे हैं उसका 40% सेल हो रहा है और 60% हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे दो डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट की सेल बता रखी है। मार्केट सेल का मतलब क्या है, ए मार्केट में कितने रुपए का गुड्स कस्टमर को बेच रहा है, 36,000 का, और बी मार्केट में गुड्स कस्टमर को कितने का बेच रहा है, 1 लाख का। मतलब आपको मैं समझाना चाहता हूँ मार्केट सेल का मतलब क्या है। मार्केट सेल का मतलब है जो गुड्स मैंने डायरेक्टली किसको बेचा है, कस्टमर को दिया। तो ए कहता है कस्टमर को मैं 36,000 का सामान बेच रहा हूँ, बी कहता है मैंने कितने का बेचा, 1 लाख का। ए कहता है गुड्स को बनाने की कॉस्ट कितनी है, 50,000। अब आप सोच रहे होंगे ए को नुकसान हो रहा होगा, 50,000 रुपये उसने खर्च किया बनाने में, बेचा कितने का, 36 में। तो ध्यान रखना ये जो बनाने की कॉस्ट है वो कितने % गुड्स की कॉस्ट है, ये तो 100% गुड्स की कॉस्ट है। जबकि उसने मार्केट में जो सेल किया वो तो कितने % सामान बेचा है, तो अभी 60% सेल ऐड करना बाकी है। मैंने अभी आपको कहा था ना, दो तरीके की प्राइस होती है, एक मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस जिसको कहते हैं, और दूसरा ट्रांसफर प्राइस। तो अभी जो रेवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है ये 40% रेवेन्यू दिखाई दे रहा है, जबकि कॉस्ट कितनी है, 100%। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि कॉस्ट आपकी 100% है तो रेवेन्यू भी 100% होना चाहिए। यदि रेवेन्यू 40% है तो कॉस्ट भी 40%। तो मैंने कहा यदि मैं कॉस्ट 100% लगा रहा हूँ और रेवेन्यू 40% दिखाई दे रहा है, तो वो 40% इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने केवल ओपन मार्केट में जो गुड्स कस्टमर को सेल किया वो सेल वैल्यू दिखाई दे रही है, आपको वो ट्रांसफर सेल नहीं दिखाई दे रही। ट्रांसफर सेल का मतलब जो गुड मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ किसको, बी को, वो भी तो मेरा रेवेन्यू है, क्योंकि वो सामान मैं बना के किसको दूंगा, बी डिपार्टमेंट को। और पैसे किससे लूंगा, बी से। तो बी से भी तो रेवेन्यू मिलेगा, बट किस नाम से, ट्रांसफर सेल के नाम से। किस नाम से, ट्रांसफर सेल। तो आप कह सकते हैं दो तरीके की सेल हो गई, मार्केट सेल दैट इज सेल टू कस्टमर, एंड ट्रांसफर सेल का मतलब गुड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अपने बिजनेस के किसी और डिपार्टमेंट को हम गुड्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ रही हो बात। सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, ब्रैकेट में लिखा है मार्केट, जो गुड्स हमने मार्केट में बेचा है। ए ने जो गुड्स कस्टमर को बेचा उसको बेचने का खर्चा, बी ने जो गुड्स कस्टमर को बेचा उसका खर्चा। क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस का खर्चा मार्केट के कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए होता है, ना कि ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट के लिए कोई सेलिंग एक्सपेंस करेगा। बात समझ रहे हो भाई, ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट एक ही फैक्ट्री में, तो हर डिपार्टमेंट को पता था ना दूसरे डिपार्टमेंट क्या सामान बना रहे, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करोगे या उस कस्टमर के लिए एडवर्टीजमेंट करोगे जिसको नहीं पता हम क्या बनाते हैं। तो मार्केटिंग का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस का खर्चा हमेशा किस पे इनकर किया जाता है, मार्केट सेल पर, ना कि इंटर डिपार्टमेंट पे। ठीक है जी। अब आपको हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बताना है, टोटल प्रॉफिट बताना है कंपनी का कितना है। यदि हम अपना गुड्स किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉस्ट पे, या कॉस्ट प्लस 30% पे, या कॉस्ट प्लस 40% पे। और ब्रैकेट में लिखा है देयर इज लोअर स्पेंडिंग इन डिपार्टमेंट ए बाई ₹4,000। तो पहले पूरा क्वेश्चन नोट कीजिए, उसके बाद में हर एक केस को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा।
हाँ जी, क्वेश्चन नोट करने के बाद में क्या लिखा है, प्रॉफिट बताना है आपको हर डिपार्टमेंट का, बट उससे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना चाहिए क्वेश्चन को समझने के लिए। सबसे पहले हम कौन से डिपार्टमेंट के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? मेन हमारी कैलकुलेशन किसके लिए? ए के लिए। बी में ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं है। ए डिपार्टमेंट कहता है जो गुड्स हम बना रहे हैं उसको बनाने में हमारा टोटल पैसा कितना लग रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, गुड्स को बनाने में हम कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 50,000 रुपये। और 50,000 रुपये खर्चा हमारे कितने परसेंट कॉस्ट को इंडिकेट करता है? 100% कॉस्ट को। अब ऐसे में हमारे दो केसेस हैं। पहला केस, या तो गुड्स हमने किसको सेल किए? मार्केट में कस्टमर को, तो गुड्स सोल्ड इन ओपन मार्केट, मतलब कि ये जो सेल है हम किसको कर रहे हैं? ओपन मार्केट में कर रहे हैं, कस्टमर को। यहाँ पे डिपार्टमेंट बी से इसका कोई लेना देना नहीं है। या फिर गुड्स हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि मार्केट में जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसमें हमारी मार्केट सेल वैल्यू कितनी है? हाँ जी, सेल्स वैल्यू कितनी है? 36 कितनी है? 36,000 रुपये। अच्छा, कितना सामान हमने मार्केट में सेल किया? 40%। और ट्रांसफर कितना कर रहे हैं? 60%। तो 40% कॉस्ट भी तो होनी चाहिए ना इसकी। सीधा सीधा सेल्स आपके पास आ गई 36,000 रुपये और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50,000 रुपये का 40%, 50,000 का 40%, 20,000 रुपये। अच्छा, यहाँ पे जो गुड्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? ट्रांसफर कॉस्ट, ठीक है ना। ट्रांसफर कॉस्ट का मतलब है जो गुड्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो कितनी है? 50,000 का 60%, 50,000 रुपये का 60%। अब पहले केस में क्वेश्चन में क्या लिखा है, किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं? पहले केस में हम किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं? हमारी जो ट्रांसफर प्राइस है वो किसके इक्वल है? कॉस्ट के। दूसरे केस में हमारी ट्रांसफर प्राइस बराबर है किसके? कॉस्ट प्लस 30%। और लास्ट केस में जो हमारी ट्रांसफर प्राइस है उसमें एक पॉइंट भी लिखा था, वो पॉइंट अभी समझेंगे। सबसे पहले दो पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है जो गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं? 30,000 रुपये। तो हमारी ट्रांसफर प्राइस कितनी होगी? 30,000 रुपये। दूसरे केस में हमारी जो कॉस्ट है वो 30,000 रुपये और उसमें 30% यदि मैं ऐड कर दूं तो 39,000 आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आखिरी वाला जो केस है उसको समझना पड़ेगा। उसमें लिखा है बट देयर इज लोअर स्पेंडिंग इन डिपार्टमेंट ए बाई 4,000। मतलब डिपार्टमेंट ए में जो खर्चा अभी तक 50,000 रुपये का दिखाई दे रहा था आपको, वो 50,000 रुपये से कितने रुपये कम हो गया? 4,000 रुपये कम हो गया। तो अब आपका खर्चा 50,000 की जगह कितना मान के चलो? 46,000 मान के चलो, ये कहते हैं। तो यदि खर्चा हम 50,000 माइनस कितना कर दें? 4,000 इंटू 60%, इंटू 60% प्लस 40%। अब ब्रैकेट को समझने की कोशिश करते हैं। 50,000 रुपये का खर्चा था पहले, बट वो कहते हैं पॉइंट नंबर सी में मान के चलो आपकी कॉस्ट 4,000 रुपये क्या हो गई है? कम हो गई। तो आपका खर्चा 50 से कितना रह गया? 46 रह गया। 46,000 में 40% गुड्स तो मार्केट में बिकेगा, तो ट्रांसफर कितना होगा? 60%। तो इसको ना सबसे पहले यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 46,000 का 60%, 46,000 का 60% हमारे पास आ जाएगा 27,000
600, और उसमें हमने क्या करना है, फॉर्मूला तो आपके पास रहेगा कॉस्ट प्लस 40%, बट इस कॉस्ट को हम कॉस्ट ना कह के क्या कहेंगे, रिवाइज्ड कॉस्ट। तो रिवाइज कॉस्ट कितनी आ गई, 27,600 प्लस 40%, 38,640। इस तरीके से हमने सभी केसेस की क्या निकाल ली, ट्रांसफर प्राइस निकाल ली। ठीक है, नोट कर लिया सबने, कर लो। बस आप एक चीज को ध्यान रखना, एक डिपार्टमेंट की इनकम दूसरे डिपार्टमेंट का क्या बनेगा, खर्चा। क्योंकि ए ने जब गुड्स ट्रांसफर किया होगा बी को, तो ए के लिए तो इनकम बन जाएगी क्योंकि वो पैसे मांगेगा, बट बी के लिए तो परचेज बन जाएगी ना, वो उसके लिए कॉस्ट बन जाएगी। तो ए का ट्रांसफर ए के लिए रेवेन्यू है और बी के लिए क्या, एक्सपेंस है। हाँ जी, कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई। अब आपको यहाँ जो इनकम स्टेटमेंट बनानी है वो 3 बार बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आपकी जो ट्रांसफर प्राइस है वो 30,000 है, एक बार 39,000 रुपये 39, और एक बार कितनी बन जाएगी 38,640। लिख लिया सबने? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। ये आपका सॉल्यूशन है और फॉर्मेट देख लीजिए। पहला केस है, जिसपे ट्रांसफर प्राइस कितनी लेके चलनी है आपको, ट्रांसफर प्राइस हमें कितनी लेके चलनी है 30, कितना था 30,000 रुपये। हाँ जी, पहले केस में 30,000 रुपये ना, फर्स्ट केस में 30,000, 30,000 रुपये। अब ध्यान रखना, फॉर्मेट को समझ लो। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। अब ए डिपार्टमेंट कहते हैं मेरी 2 तरीके से इनकम होगी, एक जो मैंने मार्केट में गुड सेल किया और एक जो मैंने ट्रांसफर किया। मार्केट में जो मैंने गुड सेल किया वो कितने में सेल किए, 36,000 में, और ट्रांसफर मैंने कितने में किए, पहले केस में ट्रांसफर कितना है 30,000 रुपये। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है 66,000। अब ये ध्यान रखना, ये जो 36,000 रुपये मिल रहे हैं ये 40% सामान बेचकर मिल रहे हैं, और जो 30,000 रुपये मिल रहे हैं वो 60% को ट्रांसफर करने पर मिल रहे हैं। अच्छा, मार्केट में पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, ट्रांसफर पे कम मिल रहे हैं, जबकि सामान 40 की जगह 60 जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने किस पे ट्रांसफर किए, एट कॉस्ट ट्रांसफर किए, मतलब जितने का बना था उतने का ही दे दिया।
तो जितने का बना था उतने का ही दे दिया, इसका मतलब ए को ना तो कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। अब बनाने में पैसे कितने लगे थे आपके? 50,000 रुपये। सेलिंग एक्सपेंस कितने थे क्वेश्चन में? ट्रांसफर परचेज यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ए का काम है ट्रांसफर करना, तो ए के लिए ट्रांसफर सेल्स होगी और बी के लिए यही प्राइस क्या बन जाएगी? ट्रांसफर परचेज, क्योंकि ए ने भेजा तो ए के लिए तो सेल हो गई और बी के लिए क्या? रिसीव, मतलब उसके लिए परचेजेस बन जाएगी, उसके लिए खर्चा बन जाएगा। बी ने गुड्स मार्केट में कितने का बेचा है? बी ने गुड्स मार्केट में कितने का बेचा है? 1 लाख रुपए का बेचा है, ठीक है। क्या बी ने भी कोई ट्रांसफर किया सी या डी डिपार्टमेंट को? नहीं। तो ऐसे में बी डिपार्टमेंट की टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई? 1 लाख। अच्छा, उसने खर्चा कितना किया? उसने भी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाई होगी, क्योंकि जो गुड्स उसने ए से रिसीव किया उसे फिनिश गुड बनाने के लिए भी तो बी ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाया होगा। कितना लगाया था? 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये कहां से आया? क्वेश्चन में गिवन है ये वाला, ठीक है ना। चलिए, अब सेलिंग एक्सपेंस कितने? 10,000 रुपये। तो अब आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया मार्केट से? 136। ट्रांसफर से कितने? ये टोटल वाला कॉलम मैंने क्यों बनाया? क्योंकि हमें कंपनी के लिए भी तो आंसर निकालना है। तो कंपनी कहती है हमें ए और बी डिपार्टमेंट का अलग अलग आंसर भी चाहिए था, और हमें ये भी पता लगाना है कि हमारी टोटल कमाई कितनी है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितने? 11,000 रुपये। और यहाँ पे कितने? 30। टोटल कितना देगा? 41,000। चेक कर लेना एक बार भैया। तो हम ये कह सकते हैं यदि हम अपना गुड्स 30,000 का ट्रांसफर करेंगे तो वो ए के लिए रेवेन्यू बन जाएगा और बी के लिए एक्सपेंस बन जाएगा। बस आपको इस तरीके से समझना है। एरो मैं हटा रहा हूँ, एरो की हमें कोई जरूरत नहीं थी। सेम इसी तरीके से आपको बी आंसर और कौन से आंसर निकालने? सी आंसर निकालने।
हाँ, इस सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं, देखिए सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे ए की जगह क्या लिखना है मुझे, बी, और मेरा जो ट्रांसफर प्राइस है अब वो कॉस्ट प्लस कितना है 30%, मतलब कि 39,000, 39,000 रुपये। तो ट्रांसफर सेल एक तो बदल जाएगी आपकी, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ट्रांसफर परचेजेज बदल जाएगी, मतलब आप हाईलाइट कर सकते हैं कि अलग अलग ट्रांसफर प्राइस होने पर, अलग अलग ट्रांसफर प्राइस होने पर दो जगह फर्क पड़ेगा, एक ट्रांसफर सेल पे और दूसरा ट्रांसफर परचेजेस पे। अच्छा, ज़्यादा सामान महंगा दोगे किसको फायदा है, 30 वाला सामान 39,000 में दूंगा किसको फायदा है, ए को या बी को, ए को फायदा है क्योंकि ए के लिए रेवेन्यू है और बी के लिए कॉस्ट है। तो जो चीज़ 30,000 रुपये की थी वो चीज़ यदि मैं 39,000 की दूंगा तो ऐसे में ए क्या कहता है, मेरा तो रेवेन्यू बढ़ गया 9,000 रुपये, कितना लिखूंगा 75, तो मेरा प्रॉफिट जो 11,000 रुपये आ रहा था अब वो कितना हो जाएगा 20। तो इसका मतलब किसका प्रॉफिट बढ़ गया, ए का प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन बी का प्रॉफिट क्या होगा, घट जाएगा। तो बी का प्रॉफिट कितना आएगा 21,000। पहले कितना था 30,000 रुपये प्रॉफिट था, पिछले वाले केस में कितना प्रॉफिट था 30,000। अब इसका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, कंपनी पे कोई फर्क पड़ा, कंपनी पे ओवरऑल कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बढ़ रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट का उतने अमाउंट से घट रहा है, तो कंपनी के ओवरऑल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी 41,000 प्रॉफिट था, अब भी 41,000 ही आएगा। बात समझ में आ रही। तो ट्रांसफर प्राइस के केस में एक डिपार्टमेंट यदि प्राइस बढ़ाता है तो जो बढ़ाता है उसके लिए फायदा है, दूसरे के लिए क्या नुकसान है। बट कंपनी के लिए ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कहती है आपस में तुम लड़ रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
हाँ जी, बी पार्ट में कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए सी पार्ट, सी पार्ट में क्या लिखा था? जो हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग है वो एट रिवाइज कॉस्ट प्लस 40%। रिवाइज कॉस्ट में 40% क्या कर दो? ऐड कर दो। देखिए कहां कहां पे फर्क पड़ेगा। सबसे पहले तो ट्रांसफर सेल कितनी आ गई थी अभी आपकी? ट्रांसफर सेल कितनी आ गई थी सी पार्ट की? 38,640, 38,640। तो मैंने यहाँ पे लिखा 38,640, 38,640। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में एक पॉइंट और चेंज होगा। हमारी जो कॉस्ट है वो 4,000 रुपये क्या हो गई है? कम हो गई है। तो जो कॉस्ट में 50,000 रुपये लिखता था, अब वो कॉस्ट 50,000 की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 46,000। तो ये पॉइंट आपके लिए मेन पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्लस करके लिखना है, जब डिक्रीज होगी तो क्या करना है? माइनस करना है। तो ओवर स्पेंडिंग होता तो प्लस कर देते, अंडर स्पेंडिंग लिखा है या लोअर स्पेंडिंग लिखा है, मतलब कम करना है। अब अपना आंसर निकाल लीजिए। यानी 74,640 में से आपने 51,000 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 23,640। अच्छा, यहां पे कितना आएगा? टू 1,360। कितना है? अच्छा, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहले हमारा आंसर आ रहा था 41,000, हमारी टोटल कॉस्ट 4,000 रुपये क्या हो गई? कम। अच्छा, यदि कॉस्ट हमारी 4,000 कम होगी, कंपनी क्या कहती है? हमारा प्रॉफिट 4,000 रुपये क्या होगा? बढ़ेगा। तो कंपनी का प्रॉफिट जो 41,000 आ रहा था वो 4,000 रुपये बढ़ने पर कितना हो गया? 45। यहाँ से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्या हमारी कैलकुलेशन सही थी या नहीं थी। ठीक है ना भाई? तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको जो बुक मिली है सुमित रसो की क्लासेस से, उसमें इंडेक्स में जाइए, चैप्टर नंबर आपके पास है ट्रांसफर प्राइसिंग के नाम से, 7th चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल बनाया था। तो इंडेक्स में चैप्टर आपके पास है 7 ट्रांसफर प्राइसिंग, क्वेश्चन नंबर 6। मिल गया सबको? चलिए, मिल गया तो अच्छी बात है। अब फटाफट से मुझे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के करके दिखाइए। चलो पढ़ मैं आपके लिए देता हूं। सी पार्ट आ गया सबको समझ में? यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने आपको कराया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है XYZ कंपनी लिमिटेड हैज 2 डिवीजन A एंड B। कंपनी के 2 डिवीजन है। कंपनी के कितने डिवीजन है? 2 डिवीजन है। A sell half of its output to open market। हाफ का मतलब क्या हुआ? 50%। तो कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। इनके 2 डिपार्टमेंट हैं। हमें मेन बात करनी है किसकी? डिपार्टमेंट ए की। जो डिपार्टमेंट ए है वो अपना आधा सामान ओपन मार्केट में बेच रहा है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे यहां कर रहे हैं।
गुड्स सोल्ड इन द ओपन मार्केट, और दूसरा केस होगा गुड्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। जो गुड्स हमने ओपन मार्केट में बेचा है वो कितना है, हाफ, मतलब 50%। और जो हमने ट्रांसफर किया है वो बचा हुआ हाफ होगा। भाई आधा बेच दिया तो बचा भी कितना होगा, आधा ही बचेगा। अच्छा, जो गुड्स हमने ओपन मार्केट में सेल किया है उसकी सेल्स वैल्यू हमें क्वेश्चन में बता रखी है कितनी, 18,000 रुपये। और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि मुझे निकालनी है तो यहाँ पे मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 100% गुड्स की 26,000 रुपये, 26,000। तो 26,000 का आधा कितना आ जाएगा, 13,000 रुपये। हाँ जी, यहाँ पे बचे हुए गुड्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी, 13,000 ही आएगी, क्योंकि 26,000 रुपये में आधा सामान ही तो बेचा है, आधा ट्रांसफर किया। अब ये कहते हैं हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं उनके अलग अलग केसेस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। जो पहला केस है उसमें लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड प्रॉफिट फॉर द कंपनी एज अ होल यूजिंग ट्रांसफर प्राइजेस एट कॉस्ट। तो पहले केस में जो आपका ट्रांसफर प्राइस है वो किस पे, कॉस्ट के बराबर है, मतलब कि आपकी जो ट्रांसफर प्राइस है वो कितनी हो गई, 13,000 रुपये, 13,000। दूसरे केस में आपकी जो ट्रांसफर प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 20% है। तो जो आपकी कॉस्ट 13,000 रुपये निकाली है आपने, उसमें आपको 20%, 20% प्लस करना है, और आपके पास कितना आ जाएगा, 13,000 में 20% मतलब 2,600 प्लस कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 15,600। हाँ जी, तीसरे केस में एट कॉस्ट प्लस 20% बट देयर इज ओवर स्पेंडिंग इन डिपार्टमेंट ए बाई 4,000। मैंने जो केस करवाया था एग्जाम्पल में वो अंडर लोअर स्पेंडिंग था, ये वाला केस क्या है, ओवर। तो यहाँ जो आपकी ट्रांसफर प्राइस है उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिवाइज कॉस्ट प्लस 20%। अब रिवाइज कॉस्ट कैसे निकालोगे भाई, आपकी पहले कॉस्ट कितनी थी 26, 4,000 रुपये बढ़ गई, तो 26,000 रुपये में 4,000 रुपये जोड़ दिया, आपके पास आ गई 30,000 रुपये कॉस्ट। ठीक है जी, 30,000 का 50% गुड्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्लस 20% एक्स्ट्रा पे, तो 26 से 4 30, 30 का 50% 15,000, तो रिवाइज कॉस्ट होगी 15,000 और उस पर 20% जोड़ दिया तो कितना आएगा, 18,000 रुपये। तो इस तरीके से आपके पास पे ट्रांसफर प्राइस आ गई 13,000 रुपये, 15,600, 18,000 रुपये। हाँ जी, 15,600, 18,000 रुपये, 13,000 रुपये। हाँ जी, नोट कर लिया फटाफट से, तो ठीक है, नहीं किया तो कर लीजिए।
हाँ जी, कैलकुलेशन समझ में आ गई सबको? नोट कर लिया? चलिए अच्छी बात है। अब सॉल्यूशन की तैयारी करते हैं। सॉल्यूशन वैसे ही करने, हाँ जी। फर्स्ट केस, ट्रांसफर प्राइस आपके पास थी 13,000 रुपये, मतलब कि एट कॉस्ट। मार्केट में जो गुड्स हमने बेचा है वो 18,000 का है और 50,000 का, 68,000। ट्रांसफर सेल, हमने गुड्स कितने में ट्रांसफर किए? 13,000 रुपये में। पहला केस है एट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 26,000 रुपये और बी डिपार्टमेंट के 22,000। ₹13,000 लिखना आपको यहां पर। अब यदि प्रॉफिट निकालें तो कितना आएगा? टोटल रेवेन्यू कितना आपके पास में? तो पहले केस में प्रॉफिट आ जाएगा आपका 5,000 रुपये डिपार्टमेंट ए का, और दूसरे केस में 50,000 रुपये में से सारी चीजें माइनस कर दीजिए। अच्छा, इस बार क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा था? सेलिंग एक्सपेंस नहीं था। ठीक है इतना। ऐसे बी पार्ट का आंसर निकालेंगे, मतलब सेकंड पार्ट का आंसर निकालना है, जहां पे आपका ट्रांसफर प्राइसिंग कॉस्ट प्लस 20%, 13,000 प्लस 2600, 15,600 लेके चलना है आपको। अब देखिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं, फिर से फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आपकी जो ट्रांसफर प्राइसिंग है इस बार कितने रुपए? 15,600, मतलब कि कॉस्ट प्लस 20%। तो मार्केट प्राइस कितनी थी आपकी? 18,000 रुपये और 50,000 रुपये, 68,000। इस बार आपकी ट्रांसफर सेल आ जाएगी 15,600, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 26 और 22, कितना लिखेंगे आप? 48,000। देखिए प्रॉफिट कितना लिखेंगे यहां पर, अब एक एक का प्रॉफिट निकालते हैं। यहां पे कितना आपके पास में? 33,600, कितना लिखूं? 7,600, कितना लिखूं? 12,400। हाँ जी, 83,600 में से माइनस किया तो आपके पास कितना आएगा? 20,000। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है चैप्टर के अंदर। देखिए फर्स्ट क्लास तो हमेशा चैप्टर की आसानी होती है। मेन कैलकुलेशन कहाँ से शुरू होती है? अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 ऑनवर्ड।
लिख लिया सबने? चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं, आंसर नंबर 3, थर्ड पार्ट। आपकी जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो कितनी थी? 18,000 रुपये। फॉर्मूला था रिवाइज कॉस्ट प्लस 20%। मैंने इस बार 3 फॉर्मेट अलग अलग बना लिए थे ताकि और क्लियरिटी आ जाए कौन सी चीज़ लिखनी कौन सी नहीं लिखनी। मार्केट सेल तो 18,000 रुपये थी और 50,000 रुपये, 68,000। यहाँ तो कोई चेंज आता ही नहीं कभी। ट्रांसफ़र सेल आपकी होगी 18,000 रुपये और ट्रांसफ़र परचेजेज भी कितनी होगी? 18। एक के लिए रेवेन्यू, दूसरे के लिए क्या? कॉस्ट है भाई, एक की कमाई दूसरे के लिए खर्चा है ना। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ध्यान रखना है, यहाँ पे 4,000 रुपये क्या हो गया था? बढ़ गया था। तो जो खर्चा पहले 26,000 रुपये था, अब वो 26,000 की जगह कितना लिखना है? 30,000 लिखना है। 26,000 प्लस 4,000 30,000। अच्छा, बी डिपार्टमेंट पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, उसकी कॉस्ट पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो देखिए कितना कितना आंसर लिखे हम, 36,000। तो प्रॉफिट आ जाएगा 6,000। कितना लिखें? अच्छा, अभी तक आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा था वो था 20,000, बट 4,000 रुपये कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट 20 - 4 16,000 आना चाहिए और 16,000 आ भी रहे। वेरीफाई हो गया यहाँ पे, तो नोट कर लीजिएगा। हो गया सबका? देखिए आगे, यदि किसी क्वेश्चन में हमें ROI दे रखा हो, जिसका फुल फॉर्म आपको पता ही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है 20%। तो क्वेश्चन में यदि हमें ROI दे रखा हो तो इसका कहाँ यूज होने वाला है? इसका यूज होने वाला है प्रॉफिट को कंप्यूट करने में। मतलब हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकालने में हम इसका यूज कर सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को यदि मैं ROI से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या देगा? प्रॉफिट। अब पॉइंट ये आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें? तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपको करंट एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, तो दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। और फिक्स्ड एसेट में उसको जोड़कर क्या निकाल दो? कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हो गया समझने वाला। दूसरा पॉइंट आपके पास ये है, यदि किसी क्वेश्चन में सपोज करते हैं आपको टोटल लायबिलिटी दे रखी है, क्या दे रखी है? तो सारी दुनिया जानती है कि बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो टोटल लायबिलिटी यदि क्वेश्चन में हमें दे रखी है, मान लीजिए 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, ये गिवन है,
ठीक है जी। साथ में हमें क्वेश्चन में करंट एसेट दे रखा है, क्या दे रखा है, करंट एसेट दे रखा है 3 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी दे रखा है 1 लाख रुपए। आपसे कहते हैं फाइंड फिक्स्ड एसेट और फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फिक्स्ड एसेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिक्स्ड एसेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए भाई, सबसे पहले मैं बैलेंस शीट बना लूंगा और बैलेंस शीट में मैं जानता हूँ कि मेरी दोनों साइड बराबर होती है। कौन कौन सी, एसेट साइड लायबिलिटी साइड के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यदि लायबिलिटी साइड का टोटल 10 लाख है तो भाई एसेट साइड का टोटल भी तो कितना आएगा, ये बात तो सबको पता ही है। अब यहाँ पे नया पॉइंट आपके लिए क्या है कि फिक्स्ड एसेट हमें क्वेश्चन में नहीं पता, लेकिन करंट एसेट पता है कितना, 3 लाख। कोई दिक्कत इसमें? तो सबसे पहले मैंने क्या देखा था, मुझे क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी दे रखी थी और मैंने कहा टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है, टोटल एसेट्स के बराबर होती है। तो ये 10 लाख रुपए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखे, टोटल एसेट आ गई, उसमें से 3 लाख माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट निकालने के लिए मुझे कोई मंत्र नहीं पढ़ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई टोटल एसेट में से क्या माइनस कर दो, करंट एसेट। मतलब कि 10 लाख रुपए की टोटल एसेट में से 3 लाख की करंट एसेट माइनस किया, कितना आ जाएगा, 7 लाख। अब क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, जिसका फॉर्मूला फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, तो 7 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए इक्वल टू 9। क्या यही तरीका है सर, और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं सर। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, करंट लायबिलिटी लिख देते हैं 1 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो 10 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, तो उसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये भी तो बन गया, टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, फटाफट से नोट कर लीजिएगा आप। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्यों बताएं, क्योंकि अगला जो एग्जांपल आपके सामने आएगा उसमें कहीं ना कहीं हम आरओआई का यूज़ करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रॉफिट क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसफर प्राइसिंग निकालनी है। क्या निकालनी है, ट्रांसफर प्राइसिंग। जब हम ट्रांसफर प्राइस निकालते हैं तो ट्रांसफर प्राइस का मतलब वो प्राइस जो मुझे डिपार्टमेंट बी से चार्ज करना है, जो गुड्स मैं उसको ट्रांसफर करूँगा। तो जो गुड्स मैं उसको ट्रांसफर करूँगा, एक तो मुझे अपनी वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, दूसरा मुझे क्या लेना है, फिक्स कॉस्ट के पैसे लेने हैं गुड्स को बनाने में जो लगेंगे, और एक जितना प्रॉफिट मैं चाहता हूँ वो प्रॉफिट भी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। भाई डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी एक ही कंपनी के 2 डिपार्टमेंट है, लेकिन दोनों में आपस में तो कंपटीशन रहते ही है ना, ठीक है ना। आपने घर में देखा होगा 2 भाई हैं, माँ बाप के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, पर दोनों भाइयों में आपस में क्या रहता है, कॉम्पिटिशन। यार मेरे इस बार 70% है तो अगली बार मैं, दूसरा भाई क्या कहता है, यार मेरे तो 70 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 80% ले। फिर पहला वाला क्या कहता है, यार इसके 80% आ गए तो अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा 82, 83, 85% लाने की, मेहनत बढ़ा देता अपनी, कंपटीशन रहता है, ठीक है ना। एक बंदा एक भाई यदि 20,000 रुपये महीना कमा रहे तो दूसरा कहता है मैं भी कम से कम कितने कमाऊंगा, 20 या उससे ज़्यादा, 25 कमा रहे। तो पहले वाले क्या करते हैं, फटाफट से जॉब चेंज करता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाता है, कोई कोर्स सीखता है और 30,000 रुपये की सैलरी पर चला जाता है। पहले वाले को पता चल गया कि यार थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा दो, एक्सपीरियंस हो जाए तो सैलरी 20 से सीधी कितनी हो जाएगी, 30। यही बात सेकंड भाई को पता चल गई, उसने उससे भी बढ़िया कोर्स ज्वाइन किया, 1 साल वेट किया और सीधा 50,000 रुपये पे चला गया। तो धीरे धीरे आपस में क्या होता रहेगा, कंपटीशन होता रहेगा ना। माँ बाप को तो दोनों से खुशी मिल रही है, दोनों की सैलरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कंपनी चाहती है कि ए को भी फायदा हो, बी को भी फायदा हो, क्योंकि ओवरऑल फायदा किसको मिलना है, ए का फायदा हो या बी का फायदा, मिलना तो किसको है, कंपनी।
बट ए और बी आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि ए कहता है यदि मैं अपनी ट्रांसफर प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरा फायदा है, बट बी का क्या होगा, उससे नुकसान, क्योंकि बी को सामान महंगा मिलेगा, आपने भी देखा भी होगा। और यदि ए अपनी ट्रांसफर प्राइस घटा देगा तो ए को नुकसान है और बी को क्या फायदा, क्योंकि बी को सामान क्या मिल रहा है, सस्ता। तो ए हमेशा क्या चाहता है, ट्रांसफर प्राइस ज्यादा हो, बी क्या चाहता है, कम हो। मतलब जिसको गुड्स ट्रांसफर करना है वो ज्यादा चाहता है और जो गुड्स रिसीव करता है वो कम मांगते हैं। तो यदि किसी क्वेश्चन में मुझे ट्रांसफर प्राइस निकालनी है तो मुझे कम से कम जो पैसे मैंने लगाए वो तो मिलने ही चाहिए। मतलब कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस किसके इक्वल होती है, दैट इज कॉस्ट के इक्वल, जो कॉस्ट मैंने उस सामान को बनाने में लगाई है। फायदा ना मिले कोई बात नहीं, नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। तो यदि किसी सामान को बनाने में मेरी वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपये लगी, फिक्स कॉस्ट 50 लगी, तो 150 रुपये तो लगी गई। अब मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मेहनत क्यों कर रहा हूँ, कोई भी बंदा मेहनत क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि उसके जो डेली एक्सपेंसेस है, उसके जो खुद के खर्चे होंगे, भाई 150 रुपये उसने सामान बनाने में लगाए, 150 आपसे ले लिए, बट जो उसका रिवार्ड है, उसकी जो मेहनत है, जो उसने टाइम डिवोट की है, उसका भी तो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। अदरवाइज वो काम उसको दोबारा करने में कोई इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तो उसे क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। अब प्रॉफिट दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉफिट हमें ROI की मदद से निकालना पड़ेगा। नोट कर लिया सबने, चलिए। तो एग्जाम्पल 2, एग्जाम में 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में मिलता है नॉर्मली, बट मैंने 2 नंबर ही दिए हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल पॉइंट था नहीं। तो क्वेश्चन में आपको निकालना है ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट। क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। ROI दे रखा है 20%, फिक्स्ड एसेट 6 लाख, करंट एसेट 2 लाख रुपए, ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग डेटर्स। डेटर की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। करंट लायबिलिटी है 25% ऑफ करंट एसेट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 15 रुपये, बजटेड प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट और फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000 यूनिट बनाने में 50,000 रुपये। तो आपको क्वेश्चन में ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट बतानी है। तो ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट बताने के लिए मुझे जो फॉर्मूला यहाँ पे समझ में आ रहा है, उसमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो प्रॉफिट यहाँ पे ROI की मदद से हम निकाल लेंगे। तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले। हाँ, क्वेश्चन नोट कर लिया सबने भाई। अब क्वेश्चन यदि आपने नोट कर लिया तो सॉल्यूशन कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट। और ये आंसर कौन निकाल रहे हैं, पहला डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का नाम दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से मैंने क्या लिख दिया, डिपार्टमेंट 1, ठीक है जी। अब ऐसे में हमें सबसे पहले ट्रांसफर प्राइस निकालते टाइम जिसको गुड्स बनाकर दे रहे हैं उससे कौन से पैसे मांगेंगे। अब कितना गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं उसको, 10,000 यूनिट, और 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी,
15 रुपये के हिसाब से दी तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि हमने 1,50,000 रुपये तो उससे वेरिएबल कॉस्ट के लेने। फिर फिक्स कॉस्ट छोड़ दें क्या? ना ना, छोड़ना कुछ भी नहीं, पैसे जो लगेंगे वो तो सारे लेने। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे इस रूम का रेंट का भी पैसा लूंगा, फिक्स कॉस्ट के भी लूंगा, साथ में जो बुक प्रोवाइड किए वेरिएबल कॉस्ट उसके भी पैसे लूंगा, प्लस मुझे प्रॉफिट भी चाहिए ताकि इस बिजनेस को कंटिन्यू रखने में मेरा इंटरेस्ट बना रहे। अदरवाइज जितने पैसे लगाऊंगा उतने ही लूंगा, तो अपना खुद का खर्चा कैसे निकालूंगा? तो डिजायर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा ट्रांसफर सेल्स और क्वांटिटी ट्रांसफर से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास में ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। हाँ जी, ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट। अब क्वेश्चन मेरा अटक गया किस पे? डिजायर प्रॉफिट पे। अब डिजायर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखी थी? आरवाई दे रखी थी। तो ऐसे में सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डिजायर प्रॉफिट, जिसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड को आरवाई से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट दे रखी है, करंट एसेट में डेटर्स की वैल्यू शामिल नहीं है तो आपको शामिल करना पड़ेगा, और करंट लायबिलिटी करंट एसेट का 25% है। तो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब आप जल्दी से बताइए कि मेरी फिक्स्ड एसेट कितनी थी क्वेश्चन में? 6 लाख रुपए थी। करंट एसेट मेरे पास 2 लाख रुपए है और डेटर्स की वैल्यू 1 लाख है। दोनों को जोड़ के लिखूं या 2 लाख ही लिखूं खाली? यानी 2 लाख लिखूं करंट एसेट की वैल्यू, या 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख रुपए लिखूं? 3 लाख ही लिखूंगा। अच्छा, कई बार एग्जाम में ना एक्सक्लूडिंग डेटर्स वर्ड नहीं लिखा होता ना, वहां पे इंक्लूडिंग डेटर्स लिखा, तो आपकी एजम्पशन के ऊपर चलेगा। आप मान के चल रहे हैं कि उसमें 2 लाख में 1 लाख शामिल है, तो फिर आपको 1 लाख जोड़ने की जरूरत नहीं है। और यदि मान के चलते कि 2 लाख में 1 लाख शामिल नहीं है तो क्या कर दो? ऐड कर दो। तो इंस्टीट्यूट में जो क्वेश्चन दे रखा है वहां पे उन्होंने एजम्पशन ले रखी थी कि डेटर्स की वैल्यू करंट एसेट में शामिल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए जहां पे मेंशन ना कर रखा हो एक्सक्लूड है या इंक्लूड है, तो वहां पे आपको नोट लिख के आना पड़ेगा कि आप इंक्लूड मान के चल रहे हैं या एक्सक्लूड मान के चल रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट ने इसी क्वेश्चन को क्या मान के चला हुआ है? एक्सक्लूड। आप भी क्या लेके चलना? एक्सक्लूड। तो यहाँ पे 2 लाख प्लस 1 लाख मिला के कितना आ गया? 3 लाख। और करंट लायबिलिटी करंट एसेट का 25% है, तो कितना लिखेंगे? 6 लाख प्लस 3 लाख 9 लाख, और 9 लाख में से माइनस कर दिया 3 लाख का 25% 75,000 रुपये। तो कितना लिखूं? 8,25,000। अब 8,25,000 रुपये मेरे पास में आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। 8,25,000 का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? आरओआई कितना है? 20%। तो 8,25,000 का 20% देखिए कितना आता है? 1,65,000, 1,65,000। इसका ना जो प्रॉफिट मुझे 10,000 यूनिट से चाहिए वो कितना है? 1,65,000 रुपये। तो कितना लिख दूं? 3,65,000। और 3,65,000 को 10,000 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो कितना आ जाएगा? 36 रुपये 50 पैसे, 36.50। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए।
देख लिया सबने? हाँ जी, सभी का हो गया मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है। देखिए एग्जांपल नंबर 3 आपके सामने आया हुआ है। कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट। आरओआई कितना है? 25%। टोटल लायबिलिटी कितनी है? 10 लाख। अब टोटल लायबिलिटी आ गई तो समझ लो वही वाला पॉइंट आ गया जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी टोटल एसेट भी कितनी होगी? 10 लाख रुपए। करंट एसेट कितनी है? 4 लाख। करंट रेशियो कितनी है? 2:1। तो करंट एसेट और करंट रेशियो की मदद से मैं करंट लायबिलिटी निकाल लूंगा। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, तीनों दे रखे हैं। तो यदि मैं इन तीनों को प्लस कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड तीनों आते हैं। अपने पास आ गया कितने रुपए? 100 रुपए। तो इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी मुझे, वो मैंने निकाल लिया। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट है 8 लाख रुपए और क्वांटिटी कितनी है आपके पास में? 1 लाख। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नोट करना चाहिए, उसके बाद में आगे देखते हैं। बोलो भी, समझ में आ गया सबको? नोट कर लिया सबने? तो देखिए क्वेश्चन नोट करने के बाद सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है? कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। नॉर्मली आंसर हम किस में देते हैं? पर यूनिट में। डिपार्टमेंट का नाम दे रखा है तो ठीक है, नहीं है तो अपनी तरफ से सोच लो कि हम ये कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं? फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए। अब यहां पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिर मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, और मैं कितना डिजायर प्रॉफिट चाहता हूं। तो डिजायर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरे पास आ जाएगी ट्रांसफर सेल्स, क्वांटिटी ट्रांसफर से आपको डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट। अभी यदि हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते तो अभी 100 रुपए पर यूनिट निकाला था आपने, और क्वांटिटी कितनी ट्रांसफर की थी? 1 लाख यूनिट है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बजटेड आउटपुट है 1 लाख यूनिट, तो मान के चल रहे हैं सारा का सारा गुड्स हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। एज्यूम कर रहे हैं 100% गुड ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट टू बी डिपार्टमेंट या फर्स्ट डिपार्टमेंट टू सेकंड डिपार्टमेंट। तो 1 लाख यूनिट बनाकर यदि हम ट्रांसफर करेंगे तो 1 लाख यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए के हिसाब से कितनी आ जाएगी? हाँ जी, 7 जीरो हो गए ना, 1 करोड़ हो गया। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 8 लाख रुपए हमारी फिक्स कॉस्ट है। 8 लाख रुपए हमारी फिक्स कॉस्ट है।
अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिजायर प्रॉफिट निकालना है, जिसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और वर्किंग नोट में मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने कहा भाई टोटल एसेट बराबर होता है किसके, टोटल लायबिलिटी के। पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू कितना है, 10 लाख रुपए। फिर क्वेश्चन में हमें करंट एसेट भी दे रखी है कितनी, 4 लाख। हाँ जी, करंट एसेट आपको दे रखी है 4 लाख रुपए, और करंट रेशियो आपको दे रखी है 2:1। तो आप इससे करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 2/1 इक्वल टू 4 लाख डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 लाख। यानी करंट लायबिलिटी आ गई 2 लाख रुपए। अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैं टोटल लायबिलिटी में से क्या माइनस कर सकता हूँ, करंट लायबिलिटी। एक फॉर्मूला ये बताया था ना मैंने आपको, दूसरा फॉर्मूला बताया था फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जब मेरे को टोटल लायबिलिटी दे रखी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, आंसर तो दोनों से सेम ही आना है ना, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। यानी 10 लाख रुपए की टोटल लायबिलिटी में से एक कितना है, 2 लाख की करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, तो आपके पास कितना रहेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास कितना आ गया, 8 लाख रुपए आ गया। अभी थी कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपए आ गया, तो आरओआई क्वेश्चन में कितना था, 25%, 25%। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई, नोट कर लिया सबने। चलिए, तो 8 लाख रुपए मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, मैंने यहां पे लिखा 8 लाख रुपए आपके सामने, और इसका आरओआई अपने पास है 25%, मतलब कि 2 लाख रुपए डिजायर प्रॉफिट हो गया। सबको जोड़ने पर मेरे पास आ जाएगा 1,10,00,000 रुपए। और क्वांटिटी अपने पास कितनी थी, 1 लाख यूनिट्स है। तो 1,10,00,000 को यदि 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 110 रुपये आ जाएगा। तो इसका ना आपको अपना गुड्स कितने में ट्रांसफर करना चाहिए, 110 रुपये में ट्रांसफर करना चाहिए। नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से देखिए, 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे करने में। क्वेश्चन नंबर 7, 7th क्वेश्चन नंबर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करें। 7th में लिखा है एबीसी कंपनी फिक्सेस द इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइजेस फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब हम अपना जो गुड्स है उसकी ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अभी भी तो हम यही कर रहे हैं। अभी हमने जो अप्रोच यूज किया वो क्या थी, आपके सामने ये कॉस्ट थी और ये प्रॉफिट था। तो आपकी जो ट्रांसफर सेल थी वो किस पे बेस थी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे। तो यही वाली बात अब फिर से करनी है आपको। अच्छा, फिक्स्ड एसेट है 2.5 लाख रुपए की, करंट एसेट में एक्सक्लूडिंग डेटर है 1.5 लाख और डेटर्स की वैल्यू 1 लाख दे रखी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 में कुछ पहले वर्किंग नोट्स बना लेते हैं जल्दी जल्दी। वर्किंग नोट में पहला पॉइंट क्या आपके पास में, करंट एसेट कितनी है, 1,50,000 रुपये प्लस डेटर की वैल्यू 1 लाख। तो आपकी करंट एसेट आ जाएगी 2.5 लाख रुपए।
2,50,000। हाँ जी, क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी है क्वेश्चन में? नहीं है, तो नील। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट कितनी है? 2.5 लाख रुपए। हाँ जी, अब ऐसे में सबसे पहले यदि मुझे डिजायर प्रॉफिट निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या करना पड़ेगा? ROI। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? यानी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करोगे? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इनटू ROI कितने? 28%। मतलब कि 2.5 लाख की मेरी फिक्स्ड एसेट है, 2.5 लाख की मेरी करंट एसेट है, और करंट लायबिलिटी कितनी है? नील। तो 5 लाख का 28%, यानी 5 लाख का 28% कर दें तो कितना आएगा? 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये। हाँ जी, ट्रांसफर प्राइस मुझे निकालना है डिपार्टमेंट ए के लिए। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, और क्वांटिटी आपको दे रखी है 2 लाख यूनिट की। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ये चीज है। देखिए, नोट कर लिया यहां तक सबने? सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में 2 आंसर मांग रहे हैं, तो पहले आपको लिखना है ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस, हाँ जी, ट्रांसफर प्राइस आप निकाल रहे हैं किसके लिए? फॉर डिवीजन ए। ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन ए, और आंसर आपको किस में देना है? पर यूनिट में। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिर फिक्स कॉस्ट, फिर डिजायर प्रॉफिट, तीनों का सम, ट्रांसफर सेल, क्वांटिटी ट्रांसफर जो आप कर रहे हैं उससे डिवाइड करना है, और आपको मिल जाएगा ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट। हाँ जी, 1 यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन पे कितनी दे रखी है? 10 रुपये। तो यहाँ पे आपकी जो आउटपुट है वो कितनी है? जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी के लिए कर रहे हैं? 2 लाख यूनिट के लिए कर रहे हैं। तो 2 लाख यूनिट के लिए यदि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 10 रुपये के हिसाब से कितना देगा? 20 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट गिवन है 4 लाख रुपए, और डिजायर प्रॉफिट अभी आपने निकाला है कितना? 1,40,000 रुपये वर्किंग नोट में। तो आपकी 25,40,000 रुपये ट्रांसफर सेल आ जाएगी। और ये ट्रांसफर सेल कितनी यूनिट्स की है? 2 लाख यूनिट यदि आप ट्रांसफर करते हैं डिपार्टमेंट बी को, तो डिपार्टमेंट ए कहता है मुझे कितने रुपए चाहिए? 25,40,000। 25,40,000 रुपये मुझे चाहिए 2 लाख यूनिट के, तो 1 यूनिट के मुझे कितने चाहिए? 12 रुपये 70 पैसे। कैसे निकाला? जैसे हर क्वेश्चन में किया था, क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। यानी सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं? यदि हम क्वांटिटी को 10% बढ़ा दें तो इससे आपके आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? यदि हम क्वांटिटी को 10% बढ़ा दें तो जो क्वांटिटी ऊपर 2 लाख दिखाई दे रही है वो कितनी हो जाएगी? 2,20,000। बाकी सारी चीजें तो सेम रहेगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। पहले नोट कर लीजिए इसको, इस पार्ट को, फिर यहीं पर हम 10% बढ़ाकर दिखा देंगे और आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का।
हाँ जी, कोई दिक्कत? फॉर्मेट तो समझ में आ गया सबको कैसे करना है? नोट कर लिया सबने? कोई रह गया? हो गया? चलिए, अब सेकंड पार्ट में कहते थे आउटपुट को 10% बढ़ा दो। तो यदि मैं आउटपुट को 10% बढ़ा दूंगा तो एक तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसफर सेल वैल्यू बढ़ेगी, और पर यूनिट ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगी आपकी? चेंज हो जाएगी। तो देखिए क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सेकंड पार्ट में। यदि आपकी आउटपुट 10% बढ़ गई तो 2 लाख से हो गई 2,20,000। तो पहला चेंज कहाँ आएगा? आपकी क्वांटिटी 2 लाख से कितनी हो जाएगी? 2,20,000। 10% बढ़ा रहे हो ना, तो 2 लाख का 10% 20,000, 2,20,000 हो गया। अब 2,20,000 यूनिट जब ट्रांसफर करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी 2,20,000 की मांगोगे, मतलब कि 22 लाख रुपए मांगोगे। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, डिजायर प्रॉफिट सेम रहेगा, तो आपके पास आ जाएगा 27,40,000। अब 27,40,000 रुपये आपको चाहिए 2,20,000 यूनिट ट्रांसफर करने के लिए। 27,40,000 रुपये आपको चाहिए 2,20,000 यूनिट ट्रांसफर करने के लिए। तो आप क्या कहोगे? कितना लिखें? 12.4545 आ रहा है तो 45 ही रहने देते हैं। ठीक है जी, राउंड ऑफ कर भी देते हैं तो भी इतने ही बन रहे। 12.454545 आ रहे, कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। तो 12 रुपये 45 पैसे लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से, और कोई दिक्कत है तो बताइए। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में।